हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 1.2 का प्रमेय और उदाहरण। तो सबसे पहले हम प्रमेय करते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण करेंगे। तो प्रमेय क्या कह रहा है? कह रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमेय हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसको उल्टा मानकर चलेंगे। क्या उल्टा मानकर चलेंगे? हम ये मानकर चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे और सॉल्व करते करते जाएंगे तो कहीं अटक जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि यह गलती हमसे क्यों हो रही है, यानी कि जब अटक जाएंगे तो उसे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कहेंगे ये गलती हमसे क्यों हुई? ये गलती हमसे इसलिए हुई क्योंकि हमने शुरू में ही कुछ गलत मान लिया था। हमने क्या शुरू में गलत माना था? हमने ये मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः यह √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम √2 को एक अपरिमेय संख्या दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। A/B के रूप में हमने लिख लिया, जहां A और B क्या हैं? जहां A और B पूर्णांक हैं। A और B क्या हैं? पूर्णांक हैं और सअभाज्य संख्या हैं। और सअभाज्य हैं। हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या। अगर √2 एक परिमेय संख्या तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां A और B क्या हैं? पूर्णांक हैं और सअभाज्य हैं। सअभाज्य का मतलब ये और विभाजित नहीं होंगे, यानी कि A और B और विभाजित नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और A का वर्ग करेंगे तो A² हो जाएगा। और B का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? B² हो जाएगा। अब B² को यहाँ ले आओ और 2 को यहाँ भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा? B² बराबर A² / B को हमने यहाँ ले गया तो 2 को यहाँ भेज दो। तो क्या हो जाएगा? 2। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है? यहाँ पर जो 2 है वो A² को भाग करने लगा। जब 2 A² को भाग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जो 2 है वो A को भी भाग करेगा। तो लिखेंगे यहाँ 2 A² को विभाजित कर रहा है। अगर जो 2 है A² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो A को विभाजित करेगा। A को भी विभाजित करेगा। जैसे दोस्तों देखो यहाँ पर जो 2 है वो A² को विभाजित कर रहा है। मान लो यहाँ पर 16 है। 16 जो है वो 16 को 2 विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? ये 2 16 को विभाजित कर रहा है।
कितना आएगा, 8 आएगा। और ये 2 4 को विभाजित करेगा। 16 किसका वर्ग था, 4 का, तो जो 2 है वो 4 को विभाजित करेगा, तो कितना आएगा, 2। यहाँ पर देखो कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो 2 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो ए को विभाजित करेगा, यानी कि ए को भी विभाजित करेगा। जैसे जो 2 है वो 16 को विभाजित कर रहा है। 16 किसका वर्ग था, 4 का, तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। जब 2 ए को विभाजित कर रहा है, जब 2 ए को विभाजित कर रहा है तो कुछ आंसर आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिया था 4 को 2 विभाजित कर रहा था, तो क्या आंसर आ रहा था, 2 आंसर आ रहा था। उसी प्रकार जो 2 ए को विभाजित करेगा तो कुछ आंसर आना चाहिए, उसको हमने मान लिया सी आएगा। 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर 2c। क्या हो गया, a बराबर 2c। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और a का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये है, तो रख दो। ये है b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए के जगह पर हमें क्या रखना है, ए के जगह पर रखना हमें 2c, तो यहाँ पर हो जाएगा 2c का स्क्वायर बटे में 2, इतना हो गया। तो ये हो गया b स्क्वायर बराबर, वर्ग करो तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा c स्क्वायर बटे में 2, 2 से काट दो, 2 दूना 4, कितना हो गया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, इतना हो गया। अब एक काम करो, जो यहाँ पर 2 है इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2b स्क्वायर को भाग करने लगा, और हमने ये मानकर चला था कि जो a और b हैं वो पूर्णांक हैं और सअभाज्य संख्या है, यानी कि a और b और विभाजित नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, a विभाजित होने लगा, और यहाँ पर हमने आगे और सॉल्व किया तो यहाँ पर b भी विभाजित होने लगा, यानी कि हमने जो मान कर चला था वो सब गलत साबित होने लगा। क्या गलत साबित होने लगा, यही कि ये सअभाज्य संख्या है। हमने यही तो मानकर चला था कि a और b सअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सब भाग होने लगे। ये हमने गलत जो मान लिया था उसी कल्पना के कारण हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 b को भी विभाजित करेगा, 2 b को भी विभाजित करेगा। अब देखो, हमने ये मानकर चला था शुरू में कि a और b पूर्णांक हैं जो सअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ, सअभाज्य का मतलब कि a और b और विभाजित नहीं होंगे। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर a विभाजित होने लगा, फिर और आगे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर b भी विभाजित होने लगा। अब लिखेंगे यहाँ
दो ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर जो दो है वो ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि हमने शुरू में मानकर चला था कि सहाभाज्य संख्या है, यानी कि ये विभाजित नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करते करते यहाँ पर ए और बी दोनों विभाजित होने लगे। ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। क्या गलत कल्पना किया था? हमने यही गलत कल्पना कर लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमें नहीं मानना चाहिए था। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। गलत कल्पना के कारण हुई। ये गलती क्यों हुई? ये गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने ये मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, यानी कि एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखो, हमसे कहा गया था इसको सिद्ध करके दिखाओ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने माना जो a और b हैं वो क्या हैं? पूर्णांक हैं और सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य का मतलब a और b और विभाजित नहीं होंगे। तो हमने क्या किया? दोनों तरफ वर्क कर दिया और सॉल्व करने लगा। तो यहाँ पर हमने देखा जो a² है वो 2 से भाग होने लगा। जब a² 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से a भी विभाजित होगा। जब 2 से a विभाजित होगा तो उससे कुछ आंसर आएगा। उस आंसर को हमने मान लिया c आएगा। यहाँ से हमने a का वैल्यू निकाल लिया। a का वैल्यू क्या है? 2c। फिर a का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दिए। फिर हमने और सॉल्व करना चालू कर दिया। फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो 2 है वो b² को विभाजित करने लगा। जब 2 b² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 b को भी विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ पर गलती सबसे बड़ी क्या हुई थी? यहाँ पर गलती ये हुई कि यहाँ पर a और b दोनों विभाजित होने लगे, लेकिन हमने माना था कि ये सअभाज्य संख्या है, यानी कि विभाजित नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? a और b दोनों विभाजित होने लगे, यानी कि हमने ये गलत मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो यही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ 2 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है। अब हम करते हैं उदाहरण। अब हम करते हैं 5वां उदाहरण। 5वां उदाहरण क्या कह रहा है? कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। जिस प्रकार हमने परिमेय को किया ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय
संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 बराबर हो जाएगा a/b के, जहां a और b क्या हैं? जहां a और b पूर्णांक हैं, जहां a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं, और सह-अभाज्य हैं, और सह-अभाज्य हैं। सह-अभाज्य का मतलब कि a और b और विभाजित नहीं होंगे। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3। a का वर्ग a², b का वर्ग b²। अब b² को यहाँ भेज दो और 3 को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा b² बराबर a²/3। अब देखो यहाँ पर जो 3 है वो a² को भाग करने लगा। जब 3 a² को भाग कर रहा है तो 3 a को भी भाग करेगा। तो लिखेंगे यहाँ 3 a² को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो 3 है वो a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। जो 3 है वो a को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि जो 3 है वो a² को विभाजित कर रहा है। जैसे 9 को 3 विभाजित कर रहा है, कितने पर कटेगा? 3 पर। अच्छा ये बताओ 9 का वर्गमूल क्या होता है? यानी कि 9 किसका वर्ग था? 9 किसका वर्ग था? 3 का। तो जो 3 है वो 3 को विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर है 3 a² को विभाजित कर रहा है, उसी प्रकार जो 3 था वो 9 को विभाजित कर रहा था, तो 3 इसके वर्गमूल को विभाजित करेगा। यानी कि 9 किसका वर्ग था? 3 का वर्ग था, इसलिए जो 3 होगा वो 3 को भी विभाजित करेगा। जब 3 a को विभाजित करेगा तो कुछ मान आना चाहिए। उस मान को, यानी कि उस आंसर को हमने मान लिया c आएगा। अब 3 को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा a बराबर 3c। अब a का मान इसमें रख दो, यानी कि इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 क्या है? b² बराबर है a²/3 के। तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू आया हमारा 3c। 3c का वर्ग बटे कितना है? 3 है। ये हो गया b² बराबर 3 का वर्ग 9, c का वर्ग c² बटे 3। 3 × 3, 3 × 9। ये हो गया b² बराबर 3c²। अब एक काम करो, 3 को यहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा? b² बटे 3 बराबर c² हो गया।
अब देखो यहाँ पर जो 3 है वो बी स्क्वायर को भी विभाजित करने लगा। जो 3 है तो बी को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे यहाँ 3, यहाँ 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 3 है वो b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो। देखो हमने मानकर चला था कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ a और b क्या थे? सअभाज्य संख्या थे, यानी कि वो किसी और संख्या से भाग, मतलब उनको और काट कर छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जब हमने सॉल्व करना चालू किया तो यहाँ पर देखो जो a² था वो 3 से भाग होने लगा, यानी कि a 3 से विभाजित होगा। फिर हमने और सॉल्व किया तो यहाँ पर b भी विभाजित होने लगा। लेकिन हमने ये मानकर चला था a और b सअभाज्य संख्या, यानी कि और विभाजित नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो a भी विभाजित होने लगा और b भी विभाजित होने लगा। तो ये गलती क्यों हुई? ये गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने ये गलत मान लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ 3 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। यहाँ जो 3 है a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। यह विरोधाभास क्यों हुई? कौन सी विरोधाभास? यही विरोधाभास कि हम इसको मानकर चले थे a और b विभाजित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर विभाजित होने लगा। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा 5वां उदाहरण। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार करना। हमें सबसे पहले मान लेना इसका उल्टा, कि यह हम मान लेंगे कि यह √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हमने मान लिया a और b सअभाज्य संख्या है, यानी किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगे, यानी कि और इनको काट कर छोटा नहीं किया जा सकता। फिर हमने दोनों तरफ वर्ग किया और थोड़ा सा सॉल्व किया। यहाँ पर हमने देखा a² विभाजित होने लगा। जब 3 से a² विभाजित होने लगा, इसका मतलब ये हुआ 3 से a को भी विभाजित किया जा सकता है, यानी कि 3 से a भी विभाजित होगा। जब 3 से a विभाजित होगा तो कुछ आंसर आना चाहिए। उस आंसर को हमने मान लिया c है। हमने a का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। a का वैल्यू निकालने के बाद समीकरण नंबर 1 में रख दिया। फिर और थोड़ा सा सॉल्व किया तो यहाँ पर हमने देखा जो b² है वो 3 से विभाजित होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो b होगा वो 3 से भी विभाजित होगा। फिर यहाँ पर ये गलती क्यों हो रही थी? ये गलती इसलिए हो रही थी क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। तो लिखेंगे यहाँ 3 a और b दोनों को विभाजित कर रहा था। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब करते हैं अगला उदाहरण।
अब हम करते हैं 6वां उदाहरण। क्या कह रहा है? कह रहा दर्शाइए कि 5 माइनस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, मतलब उससे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। क्या? वहाँ पर भी हम क्या करते थे? हम ये मानकर चलते थे कि यह एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे। क्या मान लेंगे? मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। माना 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 माइनस रूट में 3 बराबर a बटे b, जहाँ a और b क्या हैं? जहाँ a और b पूर्णांक हैं। जहाँ a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं और सहअभाज्य हैं। और सहअभाज्य और सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब ये हुआ कि ये किसी और से विभाजित नहीं होंगे, मतलब इनको और काट कर छोटा नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये होगा कि रूट 3 को हम अकेला कर दें, मतलब 5 यहाँ पर क्या है? प्लस का 5 है, उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा माइनस का रूट में 3 बराबर a बटे b। यहाँ पर प्लस का 5 था, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 5। ये हो गया माइनस का 5। अब बटे 1 करके एलसीएम लेको इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा रूट में 3 बराबर एलसीएम जब हम लेंगे क्या हो जाएगा? एलसीएम b हो जाएगा। b का b में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा a में करेंगे तो a हो जाएगा, माइनस 1 का भाग b में करेंगे तो कितना बार जाएगा? b बार जाएगा। b का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 5b। कितना हो गया? 5b हो गया। अब देखो यहाँ पर जो माइनस है उधर भेज दो, मतलब दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 बराबर माइनस जब इधर आएगा तो इसके साथ माइनस का गुणा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? माइनस का है। यहाँ पर जब माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 5b बटे क्या हो जाएगा? b। अब यहाँ पर देखो ये जो है एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ऐसा गलती क्यों हो रहा है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो रहा है? क्यों हो रहा है ये गलती? ये गलती इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये गलत मान लिया है। क्या गलत माना है? हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया है, यही गलती हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ माइनस का a प्लस का 5b बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम
जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों हो रही है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रही है। हमारी गलत कल्पना के कारण हो रही है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हो रही है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो इस जैसे क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। जब हमें 2 अंक दे दिए जाएं साथ में और कहा जाए कि इसको दर्शाइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इसे P/Q के रूप में लिख लेते हैं तो यहाँ पर जो रूट वाली संख्या होती है उसको हम अकेला करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि √3 है, तो हमने √3 को अकेला करने की कोशिश किया। तो इसको हमने 5 को उधर भेज दिया और सॉल्व करने लगा। तो हमने देखा कि √3 हमारा अकेला हो चुका है। और यहाँ पर ये जो बना है, यहाँ पर ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ यह एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों हुई? ये विरोधाभास इसलिए हुई क्योंकि हमने ये गलत मान लिया था। क्या गलत माना था? इसको हमने एक परिमेय संख्या मान लिया था। यही हमने गलती किया था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला उदाहरण है, कह रहा है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने जिस प्रकार पिछला क्वेश्चन किया सेम टू सेम उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना यह एक परिमेय संख्या है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3√2 बराबर A/B, जहाँ A और B क्या हैं? जहाँ A और B क्या हैं? A और B पूर्णांक हैं। A और B क्या हैं? पूर्णांक हैं और सहअभाज्य हैं। और सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब ये हुआ कि इनको और काट कर छोटा नहीं किया जा सकता। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो करड़ी वाला वैल्यू होगा उसको अकेला करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अकेला कैसे होगा? यहाँ पर 3 गुणा कर रहा है तो उधर जाकर क्या करेगा? भाग करेगा। तो ये हो जाएगा √2 बराबर A/3B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। इधर आकर क्या करेगा? भाग करेगा। तो
तो ये हो गया 3b। अब यहाँ पर देखो हम √2 को अकेला करने चाहते थे और ये अकेला हो गया। अब देखो ये एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि ये बटे के रूप में लिखा गया है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। यह गलती क्यों हो रही है कि एक तरफ अपरिमेय संख्या बन जा रहा है, एक तरफ परिमेय संख्या बन रहा है? ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने ये गलत मान लिया था। क्या गलत माना था? कि यह एक परिमेय संख्या है, यही हमने गलत मान लिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ a/3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। √2 जो है वो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 है वो अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों हो रही है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, गलत कल्पना के कारण हुई। अतः 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार इसको हम फिर से बता देते हैं। हमसे कहा गया था कि इसको दर्शाइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे? मान लेंगे यह एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं और सहभाज्य संख्या है, यानी कि इनको और काट कर छोटा नहीं किया जा सकता। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ संख्या और लिखा हो और फिर रूट में संख्या कुछ लिखा हो, तो हम क्या करते हैं? रूट वाले संख्या को अकेला करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 3 क्या कर रहा था? गुणा कर रहा था। इधर जाकर क्या करेगा? भाग करेगा। तो हमने √2 को अकेला कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा ये एक परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा गया है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो ये गलती क्यों हो रही है? ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि हमने ये गलत मान लिया था। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। अतः 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों 1.2 में जितने उदाहरण थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। अब दोस्तों हम 1.2 प्रश्नावली को हम कल करेंगे। थैंक यू।